गुड इवनिंग बाबू। नमस्ते बाबू, क्या हाल है? गुड इवनिंग बच्चों। नमस्ते मेरे लाल। नमस्ते मेरे बाबू। नमस्ते नमस्ते। हाल चाल बढ़िया आप लोगों के? बढ़िया बाबू। और मेरे लाल हमको भूलने नहीं दोगे? वॉइस आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? चलिए आज के मजेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है बेसिकली ये वो सेशन है जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं अपनी प्रिपरेशन को ले करके। मैं देख लूं, एक दो बच्चे अभी एंटर बार बार कर रहे हैं, उनको एंट्री दे दूं। 1 मिनट और रुक लेते हैं। चलिए आज के इस सेशन में खूब मजा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बच्चे जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना तो कई सारे कंफ्यूजन्स को ले करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहते हैं। जैसे पहला कंफ्यूजन कि सर प्रिपरेशन कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्रिपरेशन का सही सिस्टम क्या है, और कितनी बार रिवीजन होना चाहिए। होता है ना दिमाग में, ये सब डाउट्स आते हैं ना। हाँ जी। चलिए, तो जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो कई सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि सर किन बुक्स को हम रेफर करें। नंबर वन जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली चीज आती है बुक्स को लेकर के कि सर किन बुक्स को हम लोग रेफर करें। हम लोग प्रिपरेशन तो करते हैं बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट विद आर बुक्स। हम जिस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो ठीक है, जेन्युइन है, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, नोटबुक्स बनाने की, नोट्स बनाने की। सर नोट्स प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट, क्योंकि हम कई लोगों को तो आदत ही नहीं होती, दे आर नॉट हैबिचुअल टू प्रिपेयर देयर नोट्स, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर हैबिचुअल टू प्रिपेयर देयर नोट्स। वो है ना, ऐसी आदत आप लोगों की प्रॉब्लम आती है ना कि सर नोट्स शॉर्ट में बनाएं, लॉन्ग में बनाएं, या पूरे क्वेश्चन आंसर मीन सारी चीजें डिटेल में लिखें। किस तरह से नोट्स तैयार होने चाहिए, यानी कि दूसरी पहली चीज हमको बुक्स को लेकर के देखना है, दूसरा हम लोग को नोट्स प्रिपरेशन को देख लेकर के देखना है। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है दैट इज योर सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ की प्रिपरेशन करें तो करें कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, जिसको हम कॉस्टिंग में पढ़ाते समय अच्छी तरह बताते हैं, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। आपने इसका नाम सुन भी रखा होगा, अगर कई लोग जानते होंगे तो। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों का एग्जाम है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बीता सो बीता, आने वाले टाइम को हमें 100% यूटिलाइज करना है। इस चीज को तो माइंड में सेट करना पड़ेगा। सर ये बात हर कोई बोलता है, आप कोई पहले नहीं है और आखिरी नहीं है, कोई दूसरा भी आएगा यही बोलेगा कि जो बीता सो भूल जाओ और जो आने वाला टाइम है उसकी सुध लो। जब हम लोग कॉस्टिंग में एक टॉपिक पढ़ते हैं, रेलिवेंट कॉस्टिंग, कौन सा कॉस्टिंग? रेलिवेंट कॉस्टिंग, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में यही भी बताया जाता है कि जैसे मान लो हमने इस मोबाइल को बाई किया, इस पेन को बाई किया। नाउ द पेन इज हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000। इस पेन का कॉस्ट 20,000 है, और ये पेन चलेगा लगभग हमारा 2 साल 3 साल चलेगा। लेकिन जब मैं खरीद करके आया तो वो पेन उतना रेलिवेंट नहीं, मींस हमको उतना इंपॉर्टेंस, या कह सकते हैं हमको उतना बेनिफिट नहीं दे रहा जितना मैंने सोचा था।
जितना मैंने सोचा था उतना बेनिफिट नहीं दे रहा। चलो 20,000 लग गया, बताओ अब हमें तो बेनिफिट नहीं दे रहा, हमने इसको किनारे कर दिया, बताओ क्या मेरी कॉस्ट रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है? ये क्या इस कॉस्ट को हम यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते? नॉर्मल छोटी सी चीज पूछ रहे हैं आपको। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सर पटक पटक कर रहे हैं, ये मुझसे क्या हुआ, ये मुझसे क्या हुआ, ये 20,000 रुपए मैंने कॉस्ट लगा दी, अब तो ये मेरा पैसा बर्बाद हो गया। जब भी मैं दूसरी पेन खरीदूंगा हमेशा पहले वाले के बारे में सोचूंगा, काश मैंने सही समय पर सही पैसा लगाया होता या सही जगह इन्वेस्ट किया होता। क्या इस तरह से रोना धोना ठीक है, या नई पेन खरीद करके आगे बढ़ना ठीक है? नई पेन खरीद करके आगे बढ़ना। नाउ द कॉस्ट ऑफ ₹20,000 इज 100% इररेलिवेंट। ये 20,000 की कॉस्ट मेरे लिए बिल्कुल पूरी तरह से इररेलिवेंट हो चुकी है। सोचो, मैं कह रहा हूं ये कॉस्ट मेरे लिए पूरी तरह से इररेलिवेंट है, पूरी तरह से इररेलिवेंट है। दिस इज नॉट योर रेलिवेंट कॉस्ट। आप अपना जो डिसीजन लेते हैं ना, कॉस्टिंग में बताया जाता है, आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, आप जो डिसीजन लेंगे वो उन कॉस्ट पर लेंगे जो लगने वाली हैं, उन कॉस्ट पर मत लो जो लग चुकी हैं। जो कॉस्ट लग चुकी वो इररेलिवेंट है। वही चीज यहां पर भी हमें अपनी लाइफ में भी देखना चाहिए। कॉस्टिंग जब आप पढ़ते हैं ना, उसमें इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं जो आपकी पूरी लाइफ से कनेक्ट होते हैं। जैसे सबसे बड़ा तो यही मैंने बताया, रेलिवेंट कॉस्टिंग। अभी एक और आएगा कि जो बीता सो बीता, भूल जाओ उसको, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो आने वाला टाइम है उसको अपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन में ले आओ, अपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन में ले आओ। आज की डेट में मैं तुमसे कहूं बेटा एक काम करना, 21 अगस्त 2021 को तुम ये 5 चैप्टर पढ़ लेना। कितने? ये 5 चैप्टर का रिवीजन कर लेना। करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? अरे अब कैसे करोगे, खत्म हो गया 21 अगस्त, खत्म हुए 6 दिन बीत गया, अब कैसे तुम 21 अगस्त को पढ़ाई कर लोगे भाई? अब कौन सी उसमें पढ़ाई हो सकती है? वो तो बीत गया, खत्म हो गया, दैट इज इररेलेवेंट। नाउ द रेलेवेंट टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम टुडे टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन, दैट विल गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट। आप उसके लिए सोचो। जो बीत गया सो बीत गया। सर हम तो पढ़ ही नहीं पाते, मेरे घर में गेस्ट आते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मेरे दोस्त भी आते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर बुक्स। हम किन बुक्स को लें, किन बुक्स को लेकर के हम अपनी स्टडी करें, किन बुक्स को लेकर के हम अपनी स्टडी करें, बताएं। किसी भी बुक को उठा लें। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो आपको जो आईसीएआई ने स्टडी मैट दी है वही आपके लिए गीता है। जो अगर आप सीएस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो अगर आपको आईसीएसआई ने कोई बुक दी है उसी को आपको रेफर करना है। सीएमए के स्टूडेंट हैं तो आपको जो आईसीएमएआई ने बुक दी है उसी को रेफर करना है। थोड़े मैं चेंजेस लाऊंगा, इन्हीं को ही आपको रेफरेंस में लेना है, यही आपकी मेन बुक्स हैं। आपकी प्रिपरेशन इन्हीं बुक्स के थ्रू होनी चाहिए। होता क्या है, हम लोग अच्छी बुक्स के लालच में या कम टफ के बुक की चाहत में, होता क्या है जब हम अपने स्टडी मटेरियल को उठाते हैं तो इतना टफ नजर आता है, उसकी लैंग्वेज इतनी टफ नजर आती है कि हमको लगता है नहीं भैया नहीं, थोड़ा दूसरा जाकर के बुक्स देखते हैं। और दूसरी बुक्स देखते हैं, मार्केट में बुक्स मिलती हैं तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज जो समझ में आती है, इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही होता है कि जब आप मार्केट की बुक्स ले आते हैं तो आपको कितना इजी लग जाता है, नहीं? लेकिन अगर इतना ही इजी एग्जाम भी होता ना, मार्क्स पाना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट इंटेंशन रिजल्ट लाने के है। अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? रिजल्ट लाना है। अगर हमारा रिजल्ट मेरे हाथ में ना आए तो सारा नॉलेज बेकार है। जब एक टीचर के पास कॉपी जाती है, वैल्यूअर के पास कॉपी जाती है ना, तो उसके पास एक गाइडलाइंस आंसर्स होते हैं, गाइडलाइन आंसर होते हैं कि उन्हीं आंसर्स को देख करके वो आपको मार्क्स अवार्ड करते हैं। वो बताएंगे कैसे किया जाता है और आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, वो बात का टॉपिक है। लेकिन आज का टॉपिक है पढ़ाई कैसे करें, प्लान कैसे करें। तो वो मार्क्स उन्हीं पॉइंट्स को देख करके देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां की लैंग्वेज आईसीआई ने दिया है तो आईसीआई अपने हिसाब से गाइडलाइंस देगा आंसर। आईसीएमआई है तो उसने अपने हिसाब से गाइडलाइंस दिया है वैल्यूअर को, और वैल्यूअर उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको मार्क्स एलोकेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी लैंग्वेज इंफीरियर होगी, मैंने क्या बोला, इंफीरियर होगी, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं लेकिन एग्जामिनर या वैल्यूअर को यह जरूर पता चल जाएगा
कि आपने स्टडी मटेरियल के अलावा कहीं और से पढ़ा है। अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड माइंड है, मैंने कहा अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड माइंड है और आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, आपकी लेटर राइटिंग, आपके वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत बढ़िया है एप्लीकेशन वगैरह लिखते समय, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हर आदमी के साथ ये पॉसिबल नहीं कि उसको गॉड गिफ्टेड माइंड या एक राइटिंग स्किल्स मिली हो, उनको राइटिंग स्किल डेवलप करनी पड़ती है। तो बेटर टू गो विद योर स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल आपको जाना चाहिए डेली, और हाफ एन आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर, कम से कम 30 मिनट डेली आपको अपने स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को कॉपी में कॉपी करना चाहिए, अपनी नोटबुक में कॉपी करना चाहिए, रफ कॉपी में। स्टडी मटेरियल उठाया, उसको पढ़ा, उसकी लैंग्वेज को कॉपी करके हम अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट ट्राई टू मग अप द थिंग्स, ट्राई टू क्रैम अप द थिंग्स, नहीं, बिल्कुल क्रैमिंग नहीं करनी, मग अप नहीं करना, बिल्कुल उनको किनारे करने, रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड एट ऑल। आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है। हाँ, अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल अच्छी करनी है तो आप अपनी स्टडी मटेरियल को उठाइए, उसके हाफ एन आवर तक उसकी चीजों को अपने दिमाग में सेट करिए, उनको कॉपी में लिखने की कोशिश करिए, उनकी चीजों को सेट करिए दिमाग में और लिखने की कोशिश करिए। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप हैबिचुअल हो जाएंगे उस स्टैंडर्ड के, वो स्टैंडर्ड आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लगेगा। और जब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप मार्केट की बुक्स पर जाकर के देखेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, हो कितनी इंफीरियर लैंग्वेज है, नहीं नहीं हमें इससे नहीं पढ़ना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, आपको वहां जाने का मन ही नहीं करेगा। एक बार अगर आपने 10, 15, 20 दिन दे दिए केवल आधे घंटे कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए लैंग्वेज को, आप उस लैंग्वेज के यूज टू हो जाएंगे और वो लैंग्वेज आपको अच्छी और एक स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नजर आएगी, और एग्जाम में ऑटोमेटिकली वो चीज पर कॉपी पेस्ट होने लगती है, हमको कुछ दिमाग में सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अनकॉन्शियस माइंड में वो हमारी लैंग्वेज सेट हो जाती है। तो आज से आप लोग, अगर मैं कहूं बुक्स के लिए, तो आप किन बुक्स को रेफर करेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए। सीए वाले आईसीएआई, आईसीएम सीएमए वाले आईसीएमएआई, और सीएस वाले आईसीएसआई की, ये मेरी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं। हाँ, कोई चीज अगर मुझे समझ में नहीं आ रही अपनी उन बुक से, स्टडी मटेरियल से कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे वो चीज किसी दूसरे आउटर बुक से समझ में आ रही है, रेफरेंस बुक से समझ में आ रही है, हम लोग करते क्या है, एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेफरेंस बुक को मेन बुक बना लेते हैं और स्टडी मटेरियल को सेकेंडरी बना लेते हैं, और मुझे मालूम है आप में से 99% बच्चे यही करते हैं, हाँ या ना? बस प्रॉब्लम ही यही है, ये फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम है, यही पहला पॉइंट इसीलिए दिया है, बुक्स की प्रॉब्लम। तो आज के बाद आप लोग ये दिमाग से निकाल दें, आपकी स्टडी मटेरियल प्राइमरी रहेगा, बाकी बुक्स सेकेंडरी। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट नॉट टू गो विद द अदर बुक्स, यस यस, रेफर ऑल द बुक्स, जितनी बुक्स आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया आपका नॉलेज होगा, किताबों को पढ़ने से ही नए नए नॉलेज मिलेंगे। लेकिन हाँ, प्राइमरी आपकी स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, डेली आधे घंटे उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और उसी को बेस लेकर के पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस 10 टाइम आ जाएगा विद इन 10 डेज 20 डेज। हाँ, मैंने ये कहा अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही, मान लीजिए मैंने कोई बुक उठाई, मैंने एक बुक उठाई, मान लो ये स्टडी मैट है, लेकिन मान लेते कोई आउटर बुक है, और इस बुक का ये जो लैंग्वेज है ना, ये स्टैंडर्ड, ये इतना हिस्सा मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, ये 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, ये दो पैरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और दिमाग में सेट भी हो रहा है, और दूसरे बुक में अपनी आईसीआई या सीएमए या सीएस इंस्टीट्यूट की बुक पे जा रहे हैं तो उस चीज समझ में नहीं आ रही। जानते हो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा पेपर लूंगा और इस पेपर में वो चीज कॉपी कर लूंगा जो इसमें आउटर बुक में है, ये रेफरेंस बुक है और ये मैंने इस पे ये चीज लिख दी, इसको लिखने के बाद इसको फाड़ूंगा, और अपने, मान लेते हैं मैं सीएस का स्टूडेंट हूं और सीएस का स्टडी मटेरियल है, मैं क्या करूंगा, इसके उसी प्लेस पर जाकर जहां पर वो चीज नहीं समझ में आ रही, जो चीज हमको प्रॉब्लम कर रही है, जो चीज हमको प्रॉब्लम कर रही है, जो मैंने फाड़ा है ना पेज अपना, फाड़ करके इसमें कॉपी किया, बस इसको यहां पर जाकर पेस्ट कर देंगे, ग्लू उठाएंगे, ग्लू भी होगा मेरे पास, ये ग्लू उठाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और ये चीज यहाँ पर आ गई। अब बताओ क्या दिक्कत है, आपकी प्राइमरी बुक स्टडी मटेरियल बन गई। अगर आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना था, आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस बुक में इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं से फोटोकॉपी करवा लिया, कहीं से पीडीएफ मंगवा लिया, और हम लोग अपने पास मटेरियल इकट्ठे करने को बड़ी खुशी मानते हैं, लगती है ना खुशी, अगर हमको कहीं से मटेरियल मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है ना अंदर से। हाँ, तो वो खुशी नहीं है, वो आप अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बस ये समझें। हम ये नहीं करें कि आप ना करें, हम ये नहीं करें ना पढ़ें, मैंने कहीं नहीं मना किया कि आप रेफरेंस बुक ना स्टडी करें, बिल्कुल इकट्ठे करें, बिल्कुल पढ़ें, लेकिन केवल काम की चीज, वो जो पूरी इतनी मोटी बुक मार्केट में आती है ना, उसके 15, 20, 25 पन्ने ही आपके लिए काम के होते हैं, बाकी तो आपकी स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट है।
जो दूसरी तीसरी बुक ली उसमें से भी 15-20 चीजें ही अच्छी मिलेंगी, बाकी तो आपकी स्टडी मटेरियल सबसे अच्छी है। हाँ, जो चीज ना समझ में आए आप रेफरेंस बुक में जाइए, वहां से कॉपी करिए, यहां पर चिपका दीजिए, आपकी स्टडी मटेरियल ही आपकी रीडिंग मटेरियल बन गया। इज इट क्लियर? अच्छा, चलिए, तो सबसे पहले आज से हम कसम खा करके बैठेंगे, हम भी कसम खा करके बैठेंगे कि आज से हम लोग अपने स्टडी मटेरियल को ही सब कुछ मानेंगे। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, यही लेकर के चलेंगे। इज इट क्लियर? अब आते हैं दूसरी यस, तो आज से पहला पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे कि स्टडी मटेरियल इज आर प्राइम बुक एंड द अदर्स आर आर रेफरेंस बुक, दैट्स इट। दूसरा आते हैं नोट्स प्रिपरेशन को लेकर के। नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएं। मैंने जो अभी आपको बताया ना, ये मेरा स्टडी मटेरियल है, मैं सीएस स्टूडेंट हूं और ये सीएस एग्जीक्यूटिव की बुक है, कॉस्ट एंड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं इसका स्टूडेंट हूं। मैं क्या करूंगा, मान लो ये फर्स्ट चैप्टर है, कोई भी चैप्टर उठा लिया, ये उठा लिया, ये पॉइंट है। अब इस चैप्टर को उठाया मैंने, अब मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि पेन आप ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, हाइलाइटर ले लेंगे, हाइलाइटर भी मेरे पास होगा, यस। ये हाइलाइटर उठाया, अलग अलग कलर के, ये पेन अलग अलग कलर की, और जब मैं इसको पढ़ूंगा, ढंग से सुनेंगे। ये बुक जानते हैं कितने चैप्टर हैं इसमें, नोट्स कैसे बनेंगे वो हम बता देते हैं। ये आपके 22 चैप्टर्स हैं, कितने हैं? 22 चैप्टर्स हैं। अब बताएं इस पूरी बुक को आप कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? हाँ, अरे बोल लो ना। हाँ, 1.5 महीने में हो जाएगा तैयार। रिवीजन के साथ हो, रिवीजन के साथ हो जाएगा। अब मैं आता हूं, मैं बताता हूं कैसे प्रिपेयर होगा। जब हम फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे ना, मेरी आदत क्या थी, मैं हमेशा अपनी स्टडी मैटर को फर्स्ट चैप्टर से उठाता था। जाहिर सी बात है, आदमी कुछ भुगत लेता है तो उसके बाद समझ में आता है तरीका क्या होता है। मैंने ये फर्स्ट चैप्टर उठाया और ये मुश्किल से कितने पेजेस का है, ये 40 पेजेस है, नियर अबाउट 40 पेजेस है। अब 40 पेजेस को मैं क्या करूंगा, आज मैं सुबह उठा, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा, ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा। इट इज ऑफ नो यूज टू गो इन डीप, मींस इन डेप्थ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक गो थ्रू कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक को। और जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर की सबसे खास बात होती है, सबसे बुरी बात होती है, सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि वो समझ में आता नहीं नॉर्मली, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी होता है। इंट्रोडक्टरी चैप्टर पूरे कोर्स को कहीं ना कहीं कवर किए होता है, कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं फर्स्ट चैप्टर में कवर होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जब भी पढ़िए, आप केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, व्हाई एंड हाउ। आप फर्स्ट चैप्टर के लिए ये नहीं कर सकते कि हम तो सर आज फर्स्ट चैप्टर को रट करके उठेंगे। कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आगे की होंगी, जिनको आज तक आपने देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो आपको समझ में भी नहीं आएंगी वो चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा फर्स्ट चैप्टर इज वेरी टफ। कहीं टफ नहीं होता। आप केवल वही पढ़िए कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। पढ़ते चले गए 10 से 12 15 20 पेज पढ़े, 2 घंटे पढ़े, दैट इज मोर देन एनफ। आपने 2 आवर्स में कोई चीज समझ में आए या कोई चीज समझ में ना आए, लाइन से पढ़ते चले गए, केवल रीडिंग कर रहे हैं, समझने की साथ साथ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज तो सेट है कि दिस इज आवर फर्स्ट रीडिंग, दिस इज आवर फर्स्ट रीडिंग, ये हमारा फर्स्ट रीडिंग है, और इस फर्स्ट रीडिंग से हमारा कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इन 2 आवर्स में हम केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। और ये कितने दिन हो गए? पहला दिन है। ये कौन सा दिन है? फर्स्ट डे। ढंग से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है थोड़ी देर में इसको, कि प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। चलिए, दूसरे दिन हम आए, 2 घंटे हमने फिर देने हैं इसी टॉपिक को। जानते हैं कहां से स्टार्ट करेंगे? वो जो 10 पेज खत्म हो चुके हैं, 15 पेज खत्म हो चुके हैं, उसके आगे बढ़ेंगे या उनको रिवीजन करेंगे? हाँ, अब इन 15 पेजेस को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा स्पीड से। अब आपको कुछ ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि फर्स्ट डे में जो समझ में आया वो तो बहुत जल्दी जल्दी क्लिक करेगा, लेकिन आज की डेट में जो आप समझने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम शायद सेकंड टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें से कुछ एक पॉइंट ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे, क्योंकि जो चीज पेज नंबर 15 पर लिखी थी, वो आज पेज नंबर 1 या 2 में या 3 में उसका रेफरेंस दिया है। देन यू विल कम टू नो, हो वो तो हमने कल देखा था, आगे वो आएगा।
तो कुछ ना कुछ आप खुद को रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। म्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट कर लें बाबू। तो कुछ ना कुछ खुद आप अपने आप को कोरिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं चीजों से, और ये काम आप 2 से 3 दिन तक करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को ऐसे ही रीड करेंगे पूरी तरह, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। आपका 3 रीडिंग में जा करके ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और आपने इस चैप्टर को 3 बार ऊपर ऊपर से रिवीजन भी किया कि नहीं किया? कोई हड़बड़ी नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। 2 नहीं 2.5 घंटे लगे, 2.5 नहीं 3 घंटे लगे, कभी भी एक बार की सिटिंग 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वही इकोनॉमिक्स का रूल लगता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेथड वाला, कि एक लेवल तक तो समझ में आता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है हमारा ग्राफ। कहने का मतलब ये हुआ कि हम 3 रीडिंग कर चुके हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ये तीनों रीडिंग मैंने की और फर्स्ट चैप्टर मेरा एंड हो गया। जब फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ। आई नो वेरी वेल देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन आवर फर्स्ट चैप्टर which lies idle, means we are unable to understand those topics easily। हम उन टॉपिक्स को ठीक है किनारे करते हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, माइट बी आगे कवर हो जाए, लेकिन ऊपर से एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़नी क्यों है। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैंने बुक ली वो पढ़नी क्यों है और क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होगा, दैट विल बी नोन बाय यू। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में क्लियर हो गया। अब फोर्थ टाइम जब हम इस चैप्टर को उठाएंगे, फोर्थ डे, दिस इज आवर फोर्थ डे, स्टिल वी आर स्टिक विद द फर्स्ट चैप्टर। हम उठाएंगे एक नोटबुक, कोई भी एक कॉपी उठाएंगे, ये मान लो मैंने कॉपी उठाई, और इस कॉपी में उस चैप्टर को पढ़ते गए, वहां पर अंडरलाइन करते गए, उस चैप्टर को पढ़ते गए और वहां अंडरलाइन करते गए, इस चैप्टर को पढ़ते गए, यहां अंडरलाइन करते चले गए, यहां पर अंडरलाइन करते चले गए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया उसको सर्किल बना लिया, जो हमारे पास डेट आए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट आए उसको हाईलाइट कर लिया, यहीं पर करते चले गए, यहीं पर करते चले गए, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी थी जो समझ में नहीं आई थी, मैंने रेफरेंस बुक से समझी थी, मैंने वहां पर ऊपर लिखना शुरू किया, मैंने नीचे लिखना शुरू किया, मैंने यहाँ पर स्टार देकर लिखना शुरू किया। मीन्स हमको इसी बुक में सारी चीजें लिखनी है, हमको इधर उधर कॉपी नहीं बनानी। ये हो गया आपका फोर्थ या फिफ्थ रीडिंग जो भी हो। फोर्थ रीडिंग में आपका ये हो गया, एक ऊपर ऊपर से इसमें नोट्स भी बन गए और समराइज वे में भी चीजें हो गई। अब जब फिफ्थ डे में आएंगे, अब कहेंगे सर अभी भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर ही चिपके हुए हैं। हाँ, अभी भी आप फर्स्ट चैप्टर पर ही चिपके हुए हैं। थोड़ा सा आपको बोर लगेगा जब आप फिफ्थ टाइम पढ़ेंगे कि हम लोग आगे कब बढ़ेंगे सर, इस तरह से 22 चैप्टर्स तो हमारे 110 डेज लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, कितने लग, तो कितना टेंशन हो रहा है। नहीं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी इसका जादू और मैजिक आने वाला है। अब हम जब फिफ्थ डे में आएंगे तब हम अपनी एक नोटबुक ले लेंगे, एक पेज ले लेंगे, और इस पे एक पेज में पूरी समरी बना देंगे इस चैप्टर की, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो हेड पॉइंट्स हैं, जो मगअप करने हैं, चाहे डेफिनेशंस हो चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, वो मगअप करने के लिए। और उस पर्टिकुलर एक पेज को उठा करके हम यहाँ पर इसको चिपका देंगे। जब समरी बन जाएगी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया। मैंने इस चैप्टर की 5 बार स्टडी भी कर ली और ऊपर इसके नोट्स भी बन गए और समराइज नोट्स बन गए, इसी एक बुक में बन गए। इसी को हम नोटबुक बना रहे हैं, इसी को हम अपनी प्राइमरी बुक बना रहे हैं। अब आते हैं सिक्स्थ डे में। सिक्स्थ डे में जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी, सिक्स्थ डे में अभी तक आपने 5 दिन में केवल एक चैप्टर की तैयारी की है, और कितने बार रिवीजन हो गया, 2 से 3 बार हो गया ना आराम से, लगभग लगभग। अब आपका ये कॉन्फिडेंस सोचें कि जब आप कोई चैप्टर 4 से 5 दिन लगातार चिपके रहते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस 100 टाइम बढ़ जाता है। सेकेंड चैप्टर पर जब आएंगे और सिक्स्थ डे स्टार्ट करेंगे, 2 घंटे आप दे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही स्ट्रेटजी सेकंड चैप्टर में चलेगी, लेकिन अब आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली है अपनी स्टडी मटेरियल से। अब चीजें वो कोरिलेट होती चली जाएंगी। सेवेंथ डे में आएंगे, फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। कैसे, वो जो एक पेज बनाए हैं ना आप, ये जो एक पेज आपने इसमें चिपकाया हुआ है ना चैप्टर के साथ, इसको आप रिवाइज कर लें, अंदर के डेटा देख लें, जल्दी जल्दी हाईलाइट जो किया है साइड साइड में लिखा है, मुश्किल से 5 मिनट लेगा रिवीजन को, और 3 से 4 दिन में आपका सेकंड चैप्टर या 5 दिन में खत्म होगा। यानी 10 दिन में हमारे 2 चैप्टर कवर हुए, और विद रिवीजन। और मैं ऐसे ही करता था, कोई भागने की कोशिश नहीं करता था, ऐसे ही मैं अपनी स्टडी करता था। 10 दिन में 2 चैप्टर कवर हुए, लेकिन पूरे 100% परफेक्शन के साथ कि हाँ अब जो कुछ भी आएगा इन 2 चैप्टर से हम तो तैयार कर लेंगे। सेम यही फंडा थर्ड चैप्टर के लिए लगाएंगे, सेम वही फंडा फोर्थ चैप्टर के लिए लगाएंगे। देखेंगे आपकी स्पीड जो होगी ना ग्रास्पिंग की, जो चीज आपको पहले चैप्टर में 5 दिन लगे थे, फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर तक आते आते वो 2 से 3 दिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी वही चीज आप थोड़ी स्पीड से पढ़ना शुरू कर देते हैं समझने के लिए। चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं अगर आप सिस्टमेटिकली और ग्रेजुअली और थोड़ा स्लोली स्पीड में चलते हैं तो।
कहने का हम मान लेते हैं 4 दिन हर एक चैप्टर पर लगा ऑन एन एवरेज, 2 से ढाई महीने लगेंगे आपको एक बुक खत्म करने में। लेकिन 2 से ढाई महीने में या 3 महीने में आपने कितनी बार रिवीजन किया आप बता सकते हैं? आप किसी एक चैप्टर को कम से कम 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम रिवीजन कर चुके हैं, जो शुरू वाले चैप्टर हैं। जो नए चैप्टर इधर पढ़े हैं वो 4 टू 5 टाइम्स रिवीजन हो चुके हैं। लेकिन ये आराम से 2 से ढाई महीने में आपका सब तैयार करता है इत्मीनान के साथ। हम लोगों की आदत होती है बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कर लेने की। आज तो हम कसम खा करके बैठते हैं माता रानी की कि ये 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही बैठेंगे, उठेंगे, उसके पहले हम नहीं उठने वाले। अच्छा, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में हम कंसेप्ट भी नहीं समझते, अपने उन 2 घंटों की डेडलाइन को दिमाग में रखते हैं, 2 घंटे होने वाले, जल्दी करो, 2 घंटे होने वाले, जल्दी करो, 2 घंटे। वो टाइम ज्यादा जाता है, समझ में कम आता है। तो वो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से अपनी स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, हमारे एग्जाम डील करने के 2 तरीके होते हैं। जिनका एग्जाम 3 महीने बाद है तो वो अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उनको 10 दिन या 15 दिन के अंदर समझ में आएगा कि वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके 22 चैप्टर हैं, मेरी बात ढंग से समझें, आपने ना 2 महीने में केवल 15 चैप्टर किए, कितने चैप्टर छूटे हुए हैं आपके? 7 चैप्टर छूटे हुए हैं। लेकिन जो 15 आपने किए हैं, क्या आप उन पर कॉन्फिडेंट हैं? आप कहेंगे हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, मेरा रिवीजन बहुत आराम से हो रहा है। बिलीव करें 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के अंदर रिवीजन भी होता है, बहुत अच्छी तरह रिवीजन होता है, खटखट खटखट रिवीजन होता है, 24 घंटा वो चीज दिमाग में चलती है। अच्छा, जो बाकी 5 से 7 चैप्टर बचे और आपके पास टाइम कम है, तो अच्छे अच्छे जो वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको आप कर ले, जो वेटेज वाले नहीं हैं उनको क्या करें? हाँ, नहीं, यही काम नहीं करना है। गो थ्रू कर लें, ऊपर ऊपर से पढ़ें, हम ये नहीं करें बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ना है। इन 7 चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट है, उनको बढ़िया से कर लें। बाकी 3-4 आपके पास टाइम नहीं है, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लें, एक बार ऊपर ऊपर से जरूर देख लें। काफी सारी चीजें दिमाग में स्टिक हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और दिमाग में क्लिक करती हैं कि अच्छा इसका मतलब ये तो बड़ा इजी है, इसका मतलब ये तो बहुत इजी है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब हम एग्जाम के 6 महीने पहले अपनी स्टडी करते हैं तो कोई भी चीज समझने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ते हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी, अरे ये पहले क्यों नहीं आता था, अरे ये चीज पहले क्यों नहीं, ऐसे होता है कि नहीं होता? ये सबके साथ होता है। हाँ, ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के 1-2 महीने पहले हमारा पूरा दिमाग कंसंट्रेटेड होता है एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के। हमारा पूरी तरह से दिमाग 100% केवल उसी पर ही लगा रहता है कि हमको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है, हमारा एग्जाम सर पे है। अरे वो आ रहा है डिस्टर्ब करने, भाड़ में जाए वो। अरे वो हमको मम्मी बुला रही है, किनारे जाए, हमको तो अपनी पढ़ाई करनी है, हमको नहीं जाना। मम्मी कहती है ब्रेड ले आओ, नहीं जाएंगे। मम्मी कहती है, पापा कहते हैं इधर जाओ, नहीं जाएंगे। आप लोग खुद अपने मुंह से बोलते हो उस समय। वही 6 महीने पहले मम्मी कहती है बेटा जरा ब्रेड लेकर के आना, हाँ मम्मी 2 घंटे में ले आएंगे, क्योंकि बीच में दोस्त का घर पड़ता है, उसके साथ भी 1-2 घंटा घूम लेंगे। कुछ ऐसी आदतें होती हैं, तो वो चीजें हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हम लोग अपनी पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम एक चीज को फॉलो नहीं करते। अभी कुछ और, आधे घंटे पढ़ा, उठ गए, न्यूज देखा, फिर आए, आधे घंटे पढ़ा, फिर चले दोस्त से मिलने, बात करने। हम लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए रहते हैं, हमारे दिमाग में उलझुल कई बातें भरी रहती हैं, इसलिए उस समय चीजें समझ में आती तो हैं, लेकिन हम खुद एफर्ट्स नहीं करते उनको अपने दिमाग में सेट करने के लिए। वही एग्जाम के 2 महीने पहले हम लोग का दिमाग पूरी तरह से ड्राइव हो जाता है कि भैया एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, नथिंग एल्स। तो उस समय समझ में ज्यादा आता है। एक बच्चे ने अपनी माँ से, एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा पहले तो तू बहुत घूमता है, खूब घूमता है, अब जब एग्जाम में 2 महीना बचता है तो तू रात दिन लगा रहता है पढ़ाई करने को, ये क्या मैटर है? तो बच्चा कहता है माँ, शांत लहरें तो सबको पसंद आती हैं, मजा तो तब आता है जब तूफानों से लड़ा जाए। तो तो यहाँ पर तूफानों से नहीं लड़ना है, अपनी लाइफ को बनाना है, अपनी लाइफ को प्रिपेयर करना है। ठीक है ना? मैंने दिल्ली में एक जगह कहीं लिखा था, स्पीड थ्रिल्स, असल में वहां खूब लोग रेस करते हैं, तो वहां लिखा रहता है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड मजा तो बहुत देती है, थ्रिल्स पूरा रोमांच देती है, लेकिन उसमें मौत भी है, मरने के भी चांसेस हैं। तो आप ऐसा काम ना करें, आप अपनी तैयारी साल भर करें, पूरे टाइम करें, जब मौका मिले आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अब उसकी बीमारी कब उस वो एक बीमारी होती है, दिमाग में कीड़ा होता है, सनक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सन की टाइप का आदमी होता है ना, होता है ना, जो अपनी प्रिपरेशन में लगा रहता है। कैसे वो सनक पैदा करें हमारे दिमाग में, कैसे वो बीमारी आए, वो कीड़ा कैसे घर करे, बताओ?
कुछ मालूम है कि हम अपने दिमाग को कैसे इस तरह से एक्साइट कर दें कि बस केवल प्रिपरेशन के बारे में सोचे, नथिंग एल्स? कुछ है ऐसा क्या आप लोगों के पास? मैं बताता हूं। ताली ताली और थाली बच गई। ठीक है ना? कहने का मतलब ये कि जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठा, तो मैं जब पढ़ता था उस समय, तो सुबह उठा, सीए बनना है। क्या बनना है? सीए बनना है। क्या बनना है? सीए बनना है। चाय पी रहा था मैं, तो दिमाग में एक ही चीज चलती थी, सीए बनना है। क्या बनना है? ब्रेड खाता था तो सीए बनना है। नहाने जा रहे थे तो भी वही चीज चलती थी, सीए बनना है। स्कूटर चलाते थे एलएमएल वेस्पा, तो उस पे उस समय भी वही चीज दिमाग में आती थी, सीए बनना है। कुछ डॉक्टर के यहाँ जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, ट्यूशन जाते थे, केवल एक चीज दिमाग में दौड़ती थी, मुझे सीए बनना है, सीए बनना है, दिस इज माय ड्रीम, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरे पास एक रिसोर्सेज की कमी थी, कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, न टीचर था, न पैसा था, न कहीं पर हम कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकते थे कि वो भी हम कर लें। एक छोटे से शहर में कोने में रहकर, ना कोई फ्रेंड सर्किल था, ना टीचर्स का कोई सपोर्ट था, कुछ नहीं था, अकेले। उस समय लगता था हमारा ये ड्रीम है, कुछ करके दिखाना है, सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है, कुछ भी करो बस सीए बनना है। वो दिमाग में एक कीड़ा भर गया था। रात को सोते समय 2 बजे भी नींद उठती थी, खुलती थी, तो सीए बनना है। बिलीव नहीं करोगे कि जब मैं सीए कंप्लीट हो चुका था, 6 महीने तक लोग हमें बताते थे, बेटा तुम सीए बन गए हो, कुछ हरकतें अपनी सुधार लो। रात होती थी, रात को 2 बजे आंख खोली, तुरंत उठते थे, चाय बनाते थे, अपने रूम में, स्टडी रूम में जाते। मैं कहता ये सामान कहाँ गया मेरा? एग्जाम पास हुए, 6 महीने बीत गए, साल भर हो चुका है, लेकिन मैं अपने कमरे में गया, कहाँ गया मेरा तब याद, ओहो हम सीए बन गए। मतलब कई काफी साल लगे हमको उस चीज से निकलने में कि हाँ हम सीए बन चुके हैं बेटा, अब तुम्हारा ये काम नहीं है, थोड़ा दूर रहो इन चीजों से। तो वो चीज पैदा करनी पड़ती है, वो अंदर से लाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं आएगा कि मैं बोल दूंगा अंदर से आएगा, मैं बोल दूंगा, वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन तक आप उसको कवर करेंगे। 4 दिन के बाद फिर आप उसी रंग में रंगना शुरू हो जाएंगे जो आपका नेचर है। मैं जो कुछ भी बोलूंगा 2 से 3 दिन उसका इंपैक्ट रहेगा। लेकिन जो बच्चा इन चीजों को सुन करके कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली अपनी चीजों को कवर करेगा, या सीए बनना है, सीएस बनना है, सीएस बनना है, सीएम में बनना है, सीएम जो बनना है, उसको 50 बार बोलो, 1000 बार सोचते रहो उसको, 100% चीज होगी। मतलब उसके बाहर की दुनिया हमें नहीं नजर आती। अगर कोई मेरा फास्ट फ्रेंड भी दरवाजे पर आ जाए ना, दिमाग में एक ही चीज याद रहनी चाहिए, वो मेरा टाइम बर्बाद करना है। पक्का वो मेरा टाइम, हमको तो फेल कराएगा, अपने को तो फेल कराएगा कराएगा, हमको भी ले डूबेगा। भैया ऐसे लोगों से दूर रहो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बनाओ जो तुम्हारे सीए कोर्स से रिलेटेड हो, जल्दी ना बनाओ। जो मान लो सीए कर रहे हो, तो कोई सीए से रिलेटेड जल्दी स्टूडेंट दोस्त ना हो तुम्हारा। हाँ, घूमने फिरने वाला हो, हाँ हेलो कैसे हो, बढ़िया, मस्ती में, कहाँ जा रहे हो घूमने, पिक्चर, हम भी चलेंगे। उसके साथ अगर घूम फिर करके आ गए तो तुम दूसरी दुनिया में रहोगे। वो 2 घंटे 3 घंटे जो उसके साथ बिताओगे उन फ्रेंड्स के साथ, वो तुम्हें सीए के बारे में, सीएस के बारे में, सीएमए के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि वो तो कर ही नहीं रहे सीए सीएससी में, वो तो लखैरे हैं, घूम रहे हैं। तुमने भी उनके साथ 2 3 घंटे मजे किए, अपने घर पे आकर के बैठ गए, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, पूरा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर वही सीए स्टूडेंट तुम्हारा दोस्त है सीएस, जब उससे मिलने जाओगे, अरे यार क्या क्या तैयारी की है जरा बताना, फिर उसी दुनिया में खोए हुए हैं, फिर वो फालतू की बातें हो रही हैं, हम तो उसके बाहर नहीं निकले। 2 घंटे अगर घूमने निकले हैं तो पूरी दुनिया भूल जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, वापस अपने पढ़ाई पर लग जाओ। दुनिया वाले ना तो तुम्हें, देखो भाई सीधी सी बात, एक चीज याद रखो, कुछ अच्छा करोगे तो दुनिया वाले टांग खींचेंगे, कुछ नहीं करोगे तो दुनिया वाले टांग खींचेंगे। अब तुम्हें ये समझना है कि कुछ करके टांग खींचे वो अच्छा है, या बिना कुछ किए टांग, निकम्मे बन करके कोई टांग खींचे। तो भैया हम फर्स्ट कैटेगरी में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। क्लियर है ना? तो आपकी दो चीजें तो क्लियर हो गई। पहला, बुक्स कौन सी पढ़नी है, नोट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। नोट्स बहुत ही सिंपल और बहुत छोटे, कंसाइज, क्रिस्पी नोट्स बनने चाहिए, 1 पेज में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, इस तरह से नोट्स बनने चाहिए। जब आप 4 5 बार किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बुक पर ही आपने अंडरलाइन अंडरलाइन और हाईलाइट कर लिया, उसी के बगल बगल में नीचे ऊपर नोट्स बना लिए जो भी आपके पास स्पेस था, और ऊपर से एक पेज भी जोड़ दिया शॉर्ट नोट्स का, तो आपका उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है, काम खत्म होता है, झंझट खत्म है, उसको अब रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताना है, सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, लेकिन मैंने अपने सारे सिस्टम, अपनी चीजों को सही जगह पर रखा। मैंने हाईलाइटर भी उठाया, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने हाइलाइटर भी उठा लिया, पेन भी उठा लिया, पेंसिल भी उठा लिया, अच्छा कैलकुलेटर भी, अच्छा खाने पीने का भी थोड़ा बहुत सामान रखा है मैंने, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें,
मतलब जब आप कहीं पर बैठो तो अपने पूरी चीजों को 5 से 10 मिनट दो पूरी चीजें प्रिपेयर करने के लिए। पढ़ाई करते समय अरे कैलकुलेटर कहाँ गया, लगे इधर उधर दौड़ने, इधर उधर खोजने के लिए। वो डिस्ट्रैक्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। जब भी आप कुछ करने के लिए बैठो पूरी तरह फिट होकर के बैठो। कैसे बैठे सर, कहाँ बैठे? पढ़ने का हमेशा एक ही जगह होता है। जैसे जहां मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एक सिंगल प्लेस है। ऐसा नहीं है आज मैं यहाँ पढ़ा हूँ मेरे लिए तो हाथ में कैमरा है, लेकर के बाहर चले जाएंगे, बाहर भी पढ़ा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में भी पढ़ा सकते हैं, अपने जो टीवी जिसमें लगी हुई कमरा है उसमें भी, उसमें से भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा एक सिंगल प्लेस पर होना चाहिए। प्लस कभी भी आप सोफा सेट पर नहीं पढ़ सकते। अगर आपकी आदत है ना कुछ लोगों की सोफे पे बैठकर पढ़ने की, किसी की हो तो वो हाँ बोल दे। अच्छा, हाँ मेरी है, तो कहने का मतलब, हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर स्कूल में हम लोग कितने भी बड़ी स्कूल में चले जाएं, कितने भी अच्छे स्कूल में चले जाएं, इवन हार्वर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की क्लासरूम्स देख लो, वो टफ होते हैं। मींस वो टफ बेंच होते हैं, टेबल होती है, वो ऐसे नहीं होते कि एकदम सोफे नुमा हो, आराम से बैठ करके पढ़ो ना, कुछ नहीं। वो लोग दे सकते हैं, उससे ज्यादा कॉस्टली वो टेबल बनाना होता है और उसको फिक्स करना होता है, वो ज्यादा कॉस्टली। लेकिन उसके बावजूद हम लोग को हमेशा उसी टेबल और उसी बेंच पर पढ़ना चाहिए। और टेबल बेंच ऐसी होनी चाहिए जिस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहे, मेरे सारे सामान सामने आ सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से दीवार पर गैप है 5 से 6 फीट का, 10 फीट का, वो रहना चाहिए। कभी भी आप वॉल से सट करके पढ़ नहीं सकते। जैसे आप लोगों में से कई की आदत होगी जहां बैठते हैं बिल्कुल टेबल या टेबल को सटा देते होंगे वॉल पर और उसके बाद पढ़ना शुरू कर देते हो, ऐसे ही करते हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली चीज, सोफा सेट को किनारे करो, बेड को किनारे करो। बेड में एकदम रजाई ओढ़ करके पढ़ते हैं कई लोग सर्दी के दिनों में, ना 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 ना। पैर लटकाते हैं तो लगता है उनको झुंझुना हो जाता है बिल्कुल ठंड लग रही है, पैर नीचे कर देंगे तो बगल में हीटर जल रहा होता है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं करना। ये जो आप काम कर रहे हो ना, सीए दिस इज जस्ट लाइक अ तपस्या। ये याद रखना, ये जो कभी पुराने जमाने में ऋषि मुनि आज भी करते होंगे, वो जमाने में करते थे। दिस इज जस्ट लाइक दैट, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते हो। ये कोई कंफर्ट वाले जोन में रह करके आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप अपने आप को जितना तपाओगे, द फाइनेस्ट स्टील कम आउट फ्रॉम द हॉटेस्ट फायर, सुना है कि नहीं? द फाइनेस्ट स्टील कम आउट फ्रॉम द हॉटेस्ट फायर। जितनी ज्यादा तपेगा वो स्टील उतना बढ़िया होकर निकलेगा। तो हम ये नहीं करें जबरदस्ती तपाओ, एक नॉर्मल जोन में रहो। जितनी एफर्ट कर सकते हो, लग्जरी या कंफर्ट जोन में जाकर के कभी स्टडी नहीं होती। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स हटाना पड़ेगा। जैसे मेरे सोने की आदत क्या है, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, इवन टुडे मेरे साथ कोई शेड्यूल नहीं। कई बच्चे इस चीज को जानते होंगे, वो पूछते हैं सर आपका शेड्यूल क्या, कब मैं कॉल करूं? मैं कहता हूं भैया जब कॉल करना हो करो, रात को 2 बजे हो सकता है मैं जगा हुआ हूं तो मैं बात कर लूंगा। क्योंकि मेरी आदत है, काम करो जब खत्म हो उसके बाद सो, उसके पहले तो हम सो भी नहीं सकते। सुबह 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, सुबह 7 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर और ना किसी दूसरे के ऊपर। जब तक मेरी चीज कवर नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा। अगर उठ गया तो वापस 1 घंटे में बिना सोए आ जाऊंगा, भैया सर चल रहा है, काम करो, खत्म करो, फिर नींद करो। वो आदत डालनी पड़ेगी। वो आदत तब आएगी जब आपको काम की सनक होगी, उस काम की जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं। जिसके पीछे, अगर आप स्टडी के पीछे पड़े तो दिन भर स्टडी का टॉपिक चलना चाहिए। सर एक बात बताइए, सिटिंग अरेंजमेंट आपने हमको बताया, सोफा सेट ठीक है सर, आज से नहीं बैठेंगे, बेड पर नहीं बैठेंगे, आज से हम टफ टेबल और बेंच पर बैठेंगे। ठीक है, नॉर्मल चेयर होगी, दैट इज ओके, ऐसा नहीं उसको हटा देना, खरीदने की जरूरत नहीं नया। लेकिन सोफा सेट ना हो, बिल्कुल गद्देदार ना हो। अच्छा, ठंड हो, रजाई में नहीं बैठना, कंबल ओढ़ करके नहीं बैठना, एक नॉर्मल स्वेटर लगा लिया, अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। कोई ज्यादा हीटर वीटर दूर हो तो ठीक है, काम चल जाएगा। अदरवाइज ज्यादा हीटर के बगल में वो नींद आएगी, आपको आलस पैदा करेगा, एक लेजीनेस आएगी। ये होती है सिटिंग अरेंजमेंट। आप अपने हाइलाइटर को, पेन को, सबको अपने बगल में रखें और आप अपनी स्टार्ट करें प्रिपरेशन बिना कोई टेंशन दिए हुए। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है इसी सिटिंग अरेंजमेंट में, टीवी चल रही है या टेप चला लिया या कान में एक सॉन्ग लगा दिया बढ़िया सा जो पसंद आता हो, हाँ क्यों, उसके बाद पढ़ाई करने बैठे। हाँ, सब कुछ हुआ है, सब हो गया है और एग्जाम के दिन याद आता है
ये सब क्या है? कहाँ से आ गया है? तो हम लोग को वो सॉन्ग्स वगैरह, हम लोग को एक आदत होती है मैथ्स कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं अरे हमारे सामने जब सॉन्ग नहीं होता ना, टीवी या आवाज नहीं आती ना रेडियो की, हम काम वाम नहीं कर पाते, हमारा दिमाग नहीं काम करता, मैथ्स वगैरह हम उसी समय सॉल्व कर पाते हैं, कैलकुलेशन वगैरह। भैया ये आपका मिथ है। आपका दिमाग एक साथ दो जगहों पर काम करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट ही रहेगा। आपको लगता है आपसे हो जा रहा है क्योंकि आपने टफ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। आपने केवल वही क्वेश्चन किए जो आज तक आप सॉल्व करते आए थे, इसीलिए वो सॉल्व हो जा रहा है। भले गाना बज रहा हो, चाहे शादी बगल से गुजर रही हो, आपसे वो सॉल्व हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक आपने वो क्वेश्चन 2 बार 3 बार किए हैं, इसलिए अभी भी हो जा रहा है। जरा मुझे उस समय कोई नया पॉइंट तैयार करके दिखाओ, 99.99% गारंटी है कि वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो सोचो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, आपने अपने उस जोन में अपने आप को रख लिया है या कहीं ना कहीं दिमाग को फिट कर लिया है। और ये जो टाइम बीत रहा है ना, तो आगे से आप लोग कभी टीवी हुआ या म्यूजिक हुआ, इन सब की आदत हटा देंगे। जब पढ़ाई करते हैं तो मीन्स हम केवल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते। तो ये चीजें याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो पहले बुक्स की बात आती है, नोट्स प्रिपरेशन की बात आती है। मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि हम लॉन्ग नोट्स नहीं बनाएंगे। कुछ लोग की आदत होती है पूरे लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, पूरी किताब को कॉपी में छापते हैं फिर पढ़ते हैं ना। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम बीट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि आप पूरे बुक को पहले छापिए फिर उसकी स्टडी करिए ना। आप शॉर्ट नोट्स को पढ़िए और उसके बाद आगे बढ़िए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जिसके लिए मैंने आज आप लोगों को बताया था। एक तो कि प्रिपरेशन कैसे करें, वो जो रिवीजन कितने बार हो सकता है, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ये होता क्या है? मैंने एक ये वाली बुक बनाई, मैंने निकाला नहीं, नहीं तो मेरे पास कहीं ना कहीं पड़ी होगी वो बुक अलमारी वगैरह में। अगर मुझसे कोई पूछे कि ईयर 2002 में सर आपने कितने आवर्स की पढ़ाई की थी, 2003 में किस दिन आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आज की डेट में भी मेरे पास वो डेटा अवेलेबल है। वो उससे कितना फायदा मिलता है, मैंने अपना जो टारगेट बनाया था मैं वो शेयर कर रहा हूँ। वो अब आपके ऊपर है, अगर आप अपने आप को बनाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर आपको कीड़ा तो काटने लगेगा, पक्का है। एक हफ्ते नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी मेरी तरह वाली, कि भैया अपना काम सबसे ऊपर। मैं एक ही चीज मानता था पढ़ाई करते समय, किसी को बुरा लगेगा तो लगने दो, मेरा कुछ नहीं जाता। हमारा एक ही उस समय का उसूल था, अपना स्वार्थ प्रथम प्रयास। ये मेरा ही बनाया हुआ, और उस समय भी हम यही फॉलो करते थे। आज की डेट में नहीं करते, उस समय मैं यही फॉलो करते थे कि अपना स्वार्थ प्रथम प्रायोरिटी। मीन्स मेरा टाइम कोई ना किल करे, मैं किसी का नहीं कर रहा, मेरा टाइम कोई किल ना करे, मुझे अपने लाइफ को पहले देखना है। एक बार कैरियर बन गया, कैरियर नहीं होता करियर होता है, एक बार करियर बन गया तो पूरी लाइफ फिर जितना जिसको टाइम देना है मैं दूंगा। जैसे आज मैं देता हूँ आप लोगों के साथ आराम से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दे रहा हूँ पूरी तरह से मैं यहीं पर हूँ। मेरी बात समझ में आई? 100 का 100% मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं 99% नहीं हूँ। कुछ नहीं सोच सकता इस समय बात करते समय। अब जरा बात करते हैं कि सर वो रजिस्टर कैसे बनता है। मान लेते हैं ये पेज नंबर 1 है उस रजिस्टर का। ये हमेशा ओपन रहता है, जैसे अभी भी आपने देखा मेरा ओपन था, ये हमेशा ओपन रहना चाहिए, ये पेज हमेशा ओपन रहना चाहिए जिस पर आपको लिखना है। ओपन है, इस पर मैंने पूरी ऐसे लाइनिंग खींच ली। डेट कौन सी है आज? मान लेते हैं कोई भी डेट ले लेते हैं, 21 अगस्त 21, कोई भी डेट ले लिया और मैंने ये लिखा। और अभी सुबह का बज रहा है, मान लेते हैं सुबह का 8 बज रहा है, मैंने अकाउंट सब्जेक्ट उठाया, मैंने यहाँ लिखा अकाउंट। इस पे कॉपी में मैंने लिख दिया अकाउंट्स। टाइम कितना हो रहा है? सुबह 8 बज रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 8:02। बस इतना करके मैंने छोड़ दिया। और कॉपी को कितना देर लगा इसको लिखने में, कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 सेकंड, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। इसको लिख करके मैंने छोड़ दिया। 2 घंटे तक मैं अपना अकाउंट्स, 1.5 घंटे तक करता रहा, 1 घंटे तक करता रहा, जितनी भी देर किया। मम्मी ने नीचे से आवाज दी, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। 8:50 हो रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 8:50, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। वापस आया मैं, 9:30 हो गया था, मैंने फिर इसी सब्जेक्ट को पिक करना है, तो मैंने लिख दिया 9:30। फिर पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, मान लेते हैं 11:30 बजे तक मैंने इसी सब्जेक्ट को पढ़ा, 11:30 तक, मैंने यहाँ लिख दिया 11:30। बात खत्म, मेरा हो गया, काम खत्म हो गया। आगे आए,
जब हम एक सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, मेरी बात ढंग से सुनेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब हम अकाउंट्स को छोड़ते हैं, अब मुझे मालूम है आज की डेट में मुझे दूसरी सब्जेक्ट जो करनी है वो मुझे करनी है टैक्सेशन। चलो, क्या करें? क्या करें? मैं जब इसको छोड़ूँगा ना, तो मेरा दिमाग एक तरह से रिलीफ के मोड में आ गया कि यस, आई हैव डन अकाउंटेंसी, व्हाटएवर आई हैड सेट माय टारगेट। जितना मैंने टारगेट सेट किया था, आई हैव डन दैट। अब मैं इस चीज को करके उठ रहा हूं, तो एक बात बताओ, दिमाग में रिलीफ है कि नहीं है? लेकिन लेकिन मुझे रिलीफ में कहाँ रहना, हमें तो सनक पैदा करनी है, हमें तो बीमारी पैदा करनी है। जानते हो, मुझे मालूम है कि अभी आधे एक घंटे बाद मैं आऊंगा, मुझे टैक्स पढ़ना है, आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद मुझे दोबारा आना है और मुझे टैक्स पढ़ना है। टैक्स पढ़ने के लिए क्या करूंगा मालूम है? 11:30 बज रहा है, दिमाग में सेट है 12:30 बजे तक मुझे आना है इस रूम में वापस। लेकिन जाते जाते मैंने ये अकाउंट्स की सारी बुक उठाई और किनारे कर दी, और टैक्स की जो बुक्स थी वो मैंने अपनी टेबल पर रखा, भले एक घंटे बाद आएंगे। अभी मैं अकाउंट्स को हटा दिया, मैंने टैक्स को रख दिया, और जो चीज पढ़नी है मुझे 2 मिनट, क्या पढ़ना है आज, वो मैंने पलटना शुरू किया। अब देखो, जो रिलीफ मिला था, जब हम टैक्स की बुक को पलटेंगे, मुझे एक घंटे बाद आना है, मैं टैक्स की बुक को पलटूंगा, तो अब मेरे दिमाग में जाएगा, हे भगवान मुझे ये भी पढ़ना है, हे भगवान मुझे अभी ये भी पढ़ना है। अब एक नई बीमारी मैंने पैदा कर ली अपने दिमाग में, क्योंकि अभी तक मैं अकाउंट से बाहर निकला था, मुझे टैक्स के बारे में याद नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं। जब हम पन्ने पलटने शुरू करते हैं ना, उस समय याद आता है मेरा ये भी बचा है, ये भी बचा है और ये भी बचा है। जब आप अपना पढ़ाई करते हैं तो उस समय एक दिमाग में चलता है, ये हो गया, अच्छा ये भी हो गया, अरे ये तो मुझे आता है। और एग्जाम में जब देखते हैं तो मुंह से निकलता है, ये कहां से आ गया। ये जानते हैं ये बीमारी है, इसको पालना पड़ता है। कैसे पालेंगे? जब हम अपने अकाउंट्स को छोड़ करके उठेंगे, लेकिन 5 मिनट हम टैक्स को पलट लेंगे कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब हम पन्ने पलटते हैं तो नई एक बीमारी क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है। आप उठेंगे लेकिन टेंशन के साथ आप उठेंगे। अगर दिमाग को रिलीफ दे दिया कि अब हम उठ रहे हैं, अब तो एक घंटे बाद आएंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स पढ़ लिया, मन में खुशी है। लेकिन हमें खुशी लेकर के नहीं उठना, हमें अगले टारगेट की ओर अपने दिमाग को सेट करके उठना है, और थोड़ी बीमारी पाल करके कि हमारा बहुत कुछ बाकी है टैक्स में। अच्छा, आते हैं, हो सकता है आपको इतनी टेंशन हो कि जो काम एक घंटे बाद स्टार्ट करना था वो आप आधे घंटे में वापस आ जाए, अगर बीमारी बड़ी है तो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को रिलीफ करके उठेंगे कि एक घंटे बाद आएंगे, अपनी टैक्सेशन की पढ़ाई करेंगे, तो बिलीव करो 2 घंटे बाद भी शायद ना बैठ पाओ। 2 घंटे 2.5 घंटे बीत जाएंगे और फालतू के कामों में आप इन्वॉल्व हो जाओ, और कहीं ना कहीं दिमाग को एक सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो वो काम नहीं करना है। हम जब भी एक सब्जेक्ट से मूव करेंगे दूसरी सब्जेक्ट की ओर, तो दूसरी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स जरूर देख लेंगे, ऊपर ऊपर से 2 मिनट, और दिमाग को एक टेंशन दे देंगे, फिर उठेंगे कि ठीक है आएंगे और एक घंटे बाद हम करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब दिन भर में मान लो मैंने इसको 2 घंटे की पढ़ाई की, ये सब जो एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है ना, मैं वो बता रहा हूँ, एक बच्चे के दिमाग में क्या चलता है वो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट था। फिलॉसफी या साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको कई से, फिलॉसफी ना पढ़ें, साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी कि एक आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे उसमें डूबता है और कैसे उसमें से बाहर निकलता है। ये साइकोलॉजी में सब पढ़ाया जाता है कि किसी के दिमाग को हिप्नोटाइज कैसे किया जा सकता है, वो भी उसमें पता चलता है। लेकिन अब आप उसके पीछे ना पड़ जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, मान लो हमने अकाउंट, टैक्स, कॉस्ट, एफएम जो भी था मैंने यहाँ लिख दिया, और शाम को लिखते लिखते मैं शाम को उठा और टोटल आपने लिखा यहाँ पर, आपने कितने घंटे की पढ़ाई की? यहाँ पर आप लिखेंगे 9 आवर्स। इसका 80% आप ले लेंगे, 100%, 80 to 90% वो आपके ऊपर है। 80 to 90% यानी उसका 80% जितने भी आपने सिटिंग किया, इसको हम कहते हैं टाइम कीपिंग। क्या कहते हैं? कि हमने कितनी देर सिटिंग की। और उसमें से कुछ समय जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी ध्यान दाएं जाता है, कभी ध्यान बाएं जाता है, कभी एग्जाम की ओर चला जाता है, कभी पास होने के सपने देखने लगते हैं, कभी फेल होने के बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, उसी उसी 10 घंटे के दौरान। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो इसीलिए मैंने ये 80% लिया है, ये इसको कहते हैं टाइम बुकिंग। बिल्कुल ठीक है, कि हमने केवल 8 ही घंटे की मेहनत की है, 10 घंटे हम तो सिटिंग किए हैं, लेकिन 100% मेरा केवल 8 घंटे रहा। यहाँ आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पूरा ध्यान दिया था, तो आप 90% ले सकते हैं, दैट इज अप टू योर एफिशिएंसी। हम 80% लेते थे, हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, पहला तो ये आपको वीक का एक टारगेट सेट करना है।
वीक का मैंने अपना टारगेट सेट किया था 45 आवर्स इन अ वीक, ये 100% कैपेसिटी यूज होनी चाहिए। 45 आवर्स इन अ वीक मैं कोशिश करता था मंडे टू सैटरडे तक अपने इन 45 आवर्स को पूरा कर लूं। क्या कर लूं? मंडे टू सैटरडे तक 45 आवर्स को मैं पूरा कर लूं। भाई ये मैं बना नहीं रहा हूं, अलग से कोई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, पढ़ते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, किनारे होता जा रहा है। हार्डली इट विल टेक 1 to 2 मिनट्स। आप जो 10 घंटे बैठ रहे हैं 1 से 2 मिनट से ज्यादा ये टाइम नहीं लेगा, आदत पड़ जाती है। और कॉपी हमेशा खुली भी रहती है, और जब कॉपी खुली रहती है तो आपको पिछले दिन भी दिखाई देते हैं, और पिछले दिन आपने केवल 5 घंटे पढ़ाई की, आप अपना सर फोड़ लेंगे। पिछले दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप अपने आप को पीट लेंगे। बिलीव मी, आपको बुरा लगेगा, अपने आप से गिल्ट फील होने लगेगा, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीए सीएस और सीएमए का एग्जाम दे रहा हूं, ये मेरी प्रिपरेशन है, ये मैं पढ़ रहा हूं। कभी आपका 5 घंटा दिखेगा, कभी 4 घंटा, कभी 6 घंटा, आप खुद अपने आप से शर्म करेंगे। आपको लगेगा आप अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स के साथ आप धोखा कर रहे हैं, और अपनी सबसे बड़ी चीज तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो भाई जिंदगी आपकी है, जैसे जीना हो जियो। लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको अपने बारे में एक रियलिटी पता चलेगी कि आप कितने पानी में हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, और आप अपने प्रिपरेशन या अपने करियर को लेकर कितने सीरियस हैं, ये इससे पता चलेगा। अच्छा, मैंने टारगेट सेट किया था 45 आवर्स। मान लो मंडे टू सैटरडे केवल हो पाए मेरे 35 आवर्स। बिलीव मी, संडे में रखता था कि जितना रिवीजन हो सकता है, इधर उधर की चीजें, छोटी मोटी चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए या छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए 3-4, वो रिवीजन करते थे, बाकी मैं घूमता फिरता था दिन भर। लेकिन ये तब पॉसिबल होता जब मैं 45 आवर्स मंडे टू सैटरडे कर चुका हूं। अगर नहीं हो पाया तो जितने भी शॉर्टफॉल्स आवर्स है ना, वो मैं अपने आप को पेनाल्टी देता था। क्या देता था? पेनाल्टी देता था। और मैं सैटरडे का एंटरटेनमेंट भूलता था कि भाई सैटरडे संडे मंडे टू सैटरडे तक तो पढ़ाई हो नहीं पाई बेटा, खूब मौज मना ली। अब संडे है, अब आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने उस लायक छोड़ा नहीं। तो मजबूरन मैं उस दिन 8 से 10 घंटे पढ़ करके इसको किसी भी तरह कवर करता था कि मेरा एटलीस्ट टारगेट पूरा हो जाए। ये टारगेट मंथली, बाबू दीप्ति पेन न चलाएं। अच्छा, ये आपका टारगेट वीकली होना चाहिए, जिससे आपको पता 45 या 50, दैट इज अप टू यू। एटलीस्ट 45 तो होना चाहिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो सीए सीएस सीएमएफ की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका 45 आवर्स तो होना ही चाहिए। उससे कम तो मुझे नहीं लगता कि उसका कहीं पर सिटिंग, मतलब कुछ सोचा जा सकता है उसके रिजल्ट के बारे में। तो कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, आपको एक रियलिटी देखनी है तो मैं आपको एक रियलिटी दिखा ही देता हूं। स्क्रीन नजर आ रही है ये जो मैंने खोला है? अच्छा, अब स्क्रीन नजर आई है? देखिए, मैंने इसमें एक ये लिखा हुआ है। इसमें मैंने एक पोल किया था आज से लगभग काफी दिन हो गए, 13 अगस्त 2019 को। ऐसे ही पोल छोड़ दिया था। दिख रहा है पोल? ये नहीं दिख रहा? इस पोल में जरा आप खुद देखें कि क्या लिखा है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, ऑनेस्टली हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड ऑन योर स्टडी डेली। तो 62% स्टूडेंट ने कहा है लेस देन 5 आवर्स। कितना? लेस देन, मतलब वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और कितने परसेंट स्टूडेंट करें? 90%, जरा बताएं तो। 90% स्टूडेंट कितने आवर्स बोल रहे हैं? 5 to 7 आवर्स। और 11% स्टूडेंट बोल रहे हैं 7 to 9 आवर्स। और केवल 8% स्टूडेंट बोल रहे हैं, 8%, दैट दे डू स्टडी मोर देन 9 आवर्स। बात समझ में आई? रिजल्ट बनता कितना है आपका? सर मैक्सिमम 15 to 20 बनता है। कितना बनता है? और जरा लास्ट के दोनों को ऐड कर लें तो वही रिजल्ट दिख रहा है आपको। दिख रहा है ना? तो ये एक सिस्टम है बाबू। अगर हम ये कहें कि हम लोग खूब पढ़ते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आता, ये हम लोग अपने आप को चूंकि मिथ्स में रखते हैं, कहीं ना कहीं एक भ्रम में रखते हैं। जिस दिन हम ये लिखना शुरू करेंगे उस दिन हमारे सारे भ्रम टूट जाएंगे। अगर आपको आज तक लगता था कि आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, आप ये जिस दिन रखना शुरू कर देंगे आपको आपकी रियलिटी पता चल जाएगी।
विद इन 10 डेज। और एक बार जब इसके पीछे आप पड़ जाएंगे, बिलीव मी आपकी पढ़ाई तो बहुत बढ़िया होगी होगी, साथ ही साथ आप अपने टारगेट ओरिएंटेड काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको टाइम की वैल्यू पता चलेगी कि ये एक एक दिन जो बीत रहा है कितना बुरा बीत रहा है। जो आपके पास अच्छा करने का समय था, जो आपके पास ये 12 टू 15 आवर्स अपनी लाइफ को देने से रिलेटेड थे, आपने वेस्ट कर दिए। आपने ऐसी जगह पर लगाया जो प्रोडक्टिव नहीं था। अच्छा, कोई भी ऐसे काम में इन्वॉल्व मत हो जिसमें आपके बिना काम हो सकता है। अगर कोई काम आपके बिना नहीं हो सकता, आपको लगता है कि बिना मेरे ये काम नहीं हो सकता, तो सारे काम छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लगता है ये काम आपके बिना हो सकता है, तो उस काम में एंटर करना बंद कर दो, भले ही कोई कितना भी गालियां देता हो। जब तक आप सीए, सीएस, सीएम में ना बन जाएं, थोड़ा बुरा लगेगा घर वालों को, निकम्मा है, नालायक है, गधा है, बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, रिजल्ट नहीं लाता है, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। सुनो, इधर से सुनो, इधर से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप अपने काम से मतलब रखें। मम्मी कहें बेटा ब्रेड ले आओ, अगर आपको लगता है आपकी पढ़ाई उससे डिस्टर्ब होगी, नहीं ले आएंगे, उसको भेज दीजिए, बात खत्म। 2 दिन 3 दिन चलेगा, उसके बाद से घर वाले आपको नालायक समझ करके किनारे फेंक देंगे, थोड़ा बहुत जो उम्मीद है वो भी टूट जाएगी उनकी। लेकिन अगर आपको लगता है आपके बिना ये काम नहीं हो सकता, तो आपको उठना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी ब्रेड के लिए उठे तो थोड़ी देर बाद दूध लेने के लिए चले गए, तो थोड़ी देर बाद दूसरा। एक ही बार में आप मैक्सिमम काम को निपटा दें, तो वो आपके लिए फायदा रहेगा। तो इस तरह से चीजों को कोशिश करें करने की, आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। दो चीजें आपको, मैंने तो बताई वैसे 5 पॉइंट, आपको दो चीजें बिल्कुल दिमाग में याद रखनी है कि उस स्टडी मटेरियल को ही हमें प्राइमरी बुक्स बनाना है, उसी में ही नोट्स बनाने हैं, उसी को ही हम अपनी समरी नोट्स बनाएंगे। अलग से नोटबुक बनाने का अगर मन कर रहा है, तो जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, उन छोटी सी पतली सी 2 रुपए 4 रुपए की कॉपी लीजिए, उसमें आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कर दीजिए, उसका फायदा मिलता है। दूसरा, कि अपने सिटिंग अरेंजमेंट को पूरा प्रॉपरली रखिए। होता क्या है जब हम पढ़ते हैं और वॉल पे, अच्छा एक चीज छूट गई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, जो आपके सामने वॉल है उस पे आपने कुछ रखा हुआ है, लिखा हुआ है, लगाया हुआ है सामने, शेड्यूल हो गया वॉल पे। हाँ, क्या रखा हुआ है? कुछ समरी समरी नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चार्ट। अच्छा, उसके अलावा अब मैं बताऊं, वॉल पे शेड्यूल नहीं लिखना चाहिए। दूसरा, क्योंकि जब भी आप शेड्यूल लिखेंगे वॉल पे और सामने दिखेगा, मान लीजिए आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और आपको अकाउंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या आ रहा है? आपने शेड्यूल में लिखा था 11 टू 1, आपने शेड्यूल में लिखा था 11 टू 1, आप अकाउंट्स कर रहे हैं, बार बार दिमाग तो सामने जाएगा ही शेड्यूल पे। और जब आपका 1 बज गया तो आप क्या करेंगे? अब बताओ कितना गलत काम किया आपने। सोच लीजिए, आपने अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रखा। तो शेड्यूल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जिस चीज में मजा आ रहा है उसको पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है? 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे, जब तक मन कर रहा है पढ़ो, डूबो उसमें जितना डूबोगे। अब पता चला डूब रहे थे डूब रहे थे डूब रहे थे डूब रहे थे, अकाउंट में पता नहीं किसी ने पीछे से हाथ खींचा और निकाल दिया हमको। अरे ये कौन सी बात होती है? हम तो उसमें डूब रहे थे, हमको डूबने देते और पढ़ने देते। लेकिन ये हमारा शेड्यूल ने हम ही को बाहर निकाल दिया, तो ये काम नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई लोग वॉल पर, सामने वाली वॉल पर चिपका कर रखते हैं, क्या मालूम है ना? शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स। होता क्या है जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सामने समरी नोट्स क्यों नजर आए? उनको बिल्कुल हटाइए। मैंने कहा आपका वॉल बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है साफ नहीं दिखना चाहिए, तो आप कुछ भी मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी ना लगाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका सेपरेट रूम है घर पे, पढ़ाई के लिए एक सेपरेट रूम बना हुआ है, तो दरवाजे पर जो हैंडल होता है ना, उस पर लिख दें, दिस इज द राइट टाइम टू डू द राइट थिंग। क्योंकि बाहर निकलने का तो रास्ता बड़ा आसानी से है, नीचे हैंडल किया, बाहर निकल के बड़े सुकून से घूमने का मौका मिलता है। लेकिन हैंडल करने से पहले एक बार सोचने का मौका भी तो दो अपने आप को, कि जो मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है बाहर जाना? क्या मेरा पढ़ाई करने का और मन कर रहा है? क्या अगर मन कर रहा है तो मैं बाहर जा क्यों रहा हूँ? किस लिए जा रहा हूँ? लोगों का चेहरा देखना है, लोग क्या कर रहे हैं वो देखना है, लोग क्या बात कर रहे हैं वो देखना है, न्यूज देखने का मन कर रहा है, कोई सीरियल देखने का मन कर रहा है, क्यों कर रहा है? कम से कम अपने हाथ को रोको तो एक बार। तो वहां पर हम लिख देते थे, जैसे मैंने लिखा हुआ था, दिस इज द राइट टाइम टू डू द राइट थिंग, तो बात खत्म, मेरा हाथ अपने आप रुक जाता था, मैं वापस अपनी टेबल पर पढ़ने के लिए चला जाता था। तो अपने आप को थोड़ा बाउंडेशन में डालना पड़ता है, स्ट्रिक्टनेस अपने आप से करनी पड़ती है,
थोड़ा सा अपने आप को पेन देना पड़ता है, तो आप आगे का रास्ता आसान करते हैं। कंफर्ट जोन में रहेंगे, सारी चीजें अवेलेबल, आपने देखा होगा कई बार न्यूज में भी सुना होगा, एक रिक्शे वाले की बेटी आईएएस पीसीएस बन गई, सीए बन गई, पता नहीं क्या क्या सुनते होंगे आप, सुनते हैं ना। और ये मोटिवेशन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता है, पता नहीं क्यों चौथे दिन से भूल जाते हैं हम लोग, पता नहीं ऐसी क्या बात है अपने दिमाग में कि हम लोग उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाते। जबकि वहीं पर कई लोगों के पास मम्मी पापा पूरा पैसा उड़ाते हैं, आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा, काश मेरे मम्मी पापा भी ऐसे होते ना। देखो ना, वो जा रहा है दिल्ली, जा रहा है पढ़ने के लिए, उसके मम्मी पापा उसको पैसे दे दे रहे हैं, देखो ना वो जा रहा है मुंबई, जा रहा है पढ़ने, वो देखो 50,000 रुपए की फीस लगा करके पढ़ रहा है। आपके दिमाग में आते होंगे ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसा नहीं है नहीं आता होगा, काश मेरे मम्मी पापा ने भी हमको इतनी फैसिलिटेट किया होता तो हम आज वहां होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधना या मेडिटेशन या वर्क कभी भी साधन नहीं मांगती, यानी कि साधना के लिए कभी भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में तो ये बात बैठा लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने कुछ चीज ठान रखी है तो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, जब तक आप खुद ना चाहें वो चीज करना या ना करना। तो छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमेशा दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। मेरा काम है आप लोगों को बताते रहना। जिस तरह हम लोग की आदत होती है डेली खाना खाने की, उसी तरह कुछ ना कुछ फूड फॉर थॉट्स होते हैं जो आपके दिमाग को एनर्जाइज करते हैं, आपके दिमाग को पॉजिटिविटी में ले आते हैं, उन डार्कनेस से निकाल करके इन लाइटनेस में। हाँ बोलिए बाबू, कोई दिक्कत है क्या? कोई गरिमा क्या कर रहे हैं बाबू? हाँ बाबू, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछें, बिल्कुल पूछें। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आस्क ऑल ऑफ योर क्वेरी विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन। हाँ, मैं एक चीज बता दूं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया मेरे लाल, मैं समझ गया। पहली चीज तो ये कि बीकॉम, बीए, बीकॉम, बीएससी आर द बेसिक कोर्सेज, ये बिल्कुल बेसिक कोर्सेज हैं, इनको तो करना ही करना चाहिए, कोई कहे या ना कहे। आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लीजिए, दैट इज ओके, रेगुलर कर लीजिए, दैट इज अप टू यू, आपके ऊपर है, लेकिन इनकी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। बात समझ में आई? एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 12th आप पास है, ग्रेजुएशन की डिग्री लो, वो लेनी ही चाहिए। वो मैं सबको बोलता हूं, चाहे कोई सीए करता है नहीं करता है, मैं कहता हूं एटलीस्ट ग्रेजुएशन। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक बार सोच सकते हैं, ग्रेजुएशन के लिए बिल्कुल सोचना मना है कि हम करें या ना करें। ठीक है ना? हाँ, और कोई डाउट बाबू? कोई भी क्वेश्चन हो पूछ ले। हम्म। हम्म। बाबू देखिए, मैं बता दूं, मैं जब करता था मैंने भी वही किया ना। हम लोग का तो ये था कि इफ वी हैव पास्ड आउट आवर 12th एग्जामिनेशन एंड पास्ड द सीए फाउंडेशन आल्सो, तो उस समय ये रूल था कि अगर आप सीए फाउंडेशन पास हो और सीए इंटर में एंट्री करते हो, हमारे समय में भी फाउंडेशन और इंटर था, बीच में P1 P2 आया, सीपीटी आईपीसीसी आया, हमारे समय में भी सीए फाउंडेशन और सीए इंटर ही था। उसमें ये सिस्टम था, अगर आप सीए फाउंडेशन पास करके आते हो तो आपको आज की डेट में जो सीए फाउंडेशन है उसका स्ट्रक्चर ये है कि सीए इंटर में ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है तुरंत, यही है ना। हमारे समय में ये नहीं था, हमारे समय में यही था कि इफ यू हैव पास्ड योर सीए फाउंडेशन, स्टार्ट योर ट्रेनिंग। आपको तुरंत ट्रेनिंग करनी पड़ती थी 3 साल की, कोई माफी नहीं थी। तो हम लोग भी उसी उसी में से ही निकले हुए हैं। होता क्या था, हम लोग सीए क्या जाते थे, सुबह जाते थे 9 बजे, 10 बजे पहुंचते थे, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पहुंचते थे ऑफिस में। वापस कब आएंगे कोई नहीं जानता था, मुझे भी नहीं मालूम, बगल वाले को नहीं मालूम, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वापस कब आना है, नो बडी नोज। लेकिन जब वापस आते थे तो एक ही चीज दिमाग में होती थी कि अब तक का जो टाइम दिया गया है, बहुत थक जाते थे, हालत खराब होती थी, लेकिन जब वापस आते थे तो बस यही रहता था, ये अब मेरा टाइम है। ये क्या है? ये
मेरा टाइम है, अब तक जो मैंने टाइम दिया वो किसी दूसरे को दिया। हाँ, मेरी लाइफ स्किल्स को ऐड किया, लेकिन मेरे एग्जाम के लिए रोल नहीं प्ले किया। मैंने ये समझा, मैं यही दिमाग में बात बैठाता था, वो मेरे रिजल्ट को नहीं ला सकता जो मैंने वहां टाइम दिया। रिजल्ट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो रात को 8 बजे 9 बजे साइकिल से आते थे, घर पे साइकिल कहीं फेंकी और तुरंत अपने स्टडी रूम में घुस जाते थे, तुरंत के तुरंत, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगता था। और पूरा टाइम देते थे, रात का 12 बजे 1 बजे 2 बजे, कम सोएंगे काम चल जाएगा। शेक्सपियर ने एक लाइन लिखी है, इफ यू डू नॉट हैव टाइम इन द डे, अगर आपके पास दिन में समय नहीं है, इफ यू डोंट हैव टाइम इन द डे ट्राई टू स्टील इट फ्रॉम द नाइट। अगर आपके पास दिन में समय नहीं है तो रात से चुराओ ना, वो किसकी है? वो तो आपकी ही है ना। तो ये चीज याद रखना कि अगर आपके पास दिन में समय नहीं तो रात से चुराओ, रात में थोड़ा कम सो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन 4 दिन थोड़ी 5 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे, दिमाग वैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, और बताइए, और किसी को कोई डाउट बाबू? कोई क्वेश्चन हो पूछते जाएं। नहीं। हाँ बोलिए। ये जो मैंने बताया ना, ये कंसिस्टेंसी के लिए ही बताया। ये बीमारी जो पालनी है ना आपको, ये बीमारी आप पालने जा रहे हैं। अगर आप इस बीमारी को 10 दिन तक पाल लिए तो इसका मतलब ये बीमारी अब आपके साथ चिपक गई। उसके बाद वो अपने आप कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करवाएगी। आपको मेंटेन करने की क्या जरूरत है? आपने तो कभी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही नहीं। एटलीस्ट गिल्ट तो हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे पर्पस के लिए नहीं है। हम दिन भर में 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं थ्रू आउट द डे। आपको मैंने अभी पोल दिखाया ना, रिजल्ट दिखाया ना पोल का। जिस दिन आप इसमें आ जाएंगे वो पोल, आप वो हाईएस्ट डिग्री पर पहुंच जाएंगे आफ्टर 9 आवर्स का, 9 to 11 आवर्स के बीच में आ जाएंगे आप। तो इसको स्टार्ट करिए, बहुत फायदा मिलेगा। 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको खुद समझ में आएगा कि एक हफ्ते के अंदर स्टडी कितने घंटे की हुई है। और ईमानदारी से अगर हमको दिखाएंगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बैठेंगे ना, नेक्स्ट सैटरडे को या फ्राइडे को, जब भी आप कहेंगे, तो उसमें हम आपको एक चीज बताएंगे कि पहले तो एक हफ्ता आप लोग इसको मेंटेन कर लीजिए। जब ये मेंटेन हो जाएगा तो फिर मैं ये बताऊंगा कि किस चीज को कब पढ़ना चाहिए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रिटेन कर सकते हैं किसी चीज को। हम पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता, रीजन क्या है? अगर पढ़ें और समझ में आ जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरी बात समझ में आई? एक बात बताओ बाबू, छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, हम लोग को जीएसटी किसने पढ़ाया? हम लोगों को जीएसटी किसने पढ़ा? और मैं इतना भी बोल सकता हूं कि 2016 में जब ड्राफ्ट मॉडल आया था जीएसटी का, कौन सा मॉडल आया था, उस समय मैंने लेक्चर देने स्टार्ट कर दिए थे। आखिर ऐसा क्या था कि मैंने जीएसटी पढ़ना शुरू किया और मैंने लेक्चर भी देना स्टार्ट कर दिया? आप जाएं यूट्यूब पर सर्च करें, सबसे पुराने लेक्चर आपको हमारे ही मिलेंगे जीएसटी पर। आखिर ऐसा क्या किया था? अगर डरते, काम नहीं करते, उस पर नहीं चिपकते, 3 महीने तो मैंने अपने आप को बंद रखा था, एक तरह से कमरे में ही बंद रखा था कि मुझे जीएसटी पर पूरा थॉरोली स्टडी करनी है, क्या कहाँ कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है। तब जाकर के 3 महीने बाद ओहो हाँ अब मैं लेक्चर दे सकता हूँ। इवन दो एट दैट टाइम द मॉडल, देयर वाज अ ड्राफ्ट मॉडल, द लॉ वाज नॉट देयर। 2017 में आया था जीएसटी, 2016 में उसका व्हाइट पेपर आया था, ड्राफ्ट मॉडल आया था। तो आखिर वो किसने हमको बताया? किसी ने नहीं बताया। मेरी बात समझ में आई? तो आखिर अगर हम पढ़ें और उसको तुरंत डिलीवर कर लें प्रॉपर तरीके से, वो कैसे पॉसिबल है? उसका भी एक टेक्निक है, तरीका है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पहले आप बैठें तो, जो आपकी प्रॉब्लम है वो पहले प्रॉब्लम तो खत्म हो, बैठने की तो आदत पड़े कि हम 10 घंटे 12 घंटे हाँ बैठ सकते हैं। सिटिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई, सामने जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो दूर हो गए। अब आते हैं कि हम चीजों को दिमाग में ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रिटेन कैसे रखें। वो पूरा टॉपिक अभी बाकी है, चिंता ना करें। हाँ बोलिए। कोई और इश्यू? टाटा बोले नहीं तो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मेरे लाल। कुछ पूछना, किसी किसी के दिमाग में अगर है कि मुझे ये पूछ लेना चाहिए था, मैं फिर बोलता हूं, अगर अगर किसी के दिमाग में ये है मुझे पूछ लेना चाहिए था, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इस चीज को पहले तो दिमाग से किनारे कर देना चाहिए। आप हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। नहीं, ये चीज आपके लिए है ही नहीं, फिर तो ये चीज आपके लिए नहीं है। आपके साथ हम फिर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये उनके लिए जिनके पास कम से कम 4 महीने या 3.5 4 महीने का टाइम है। हाँ। और किसी के पास कोई डाउट हो पूछ सकता है, बाद में ये ना हो कि काश मैंने पूछ लिया होता,
ये दिमाग से टेंशन हटा दी होती, दूसरे क्या सोचेंगे ये दिमाग से निकाल दें, दूसरे कुछ भी सोचें, अच्छा सोचें बुरा सोचें, सोचने दो। हाँ बोलिए बाबू। बाबू जो मैंने कहा ना अभी, आपका एक एक सब्जेक्ट बिलीव कर सकते हैं तो करिए। ये टेक्निक अगर आपने यूज कर ली और जो मैं नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को बताऊंगा, एटलीस्ट एक एक सब्जेक्ट 40 to 50 टाइम रिवाइज होगी। कितना? बिलीव करें, अगर भरोसा है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक देख लें। बस आप इसको यूज करें एक हफ्ता, उसके बाद हमें आप रिपोर्ट दें, उसके बाद देखिए जादू होगा बिल्कुल। क्या बाबू, हम इसको आपको दे देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लिंक शेयर होगा, चिंता ना करें। अच्छा हाँ बोलिए बोलिए बाबू। मैंने बाबू मैंने अब भी यही चीज बताई। एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप इसको दें, जैसे मैंने बताया आज, दिमाग में से सारी चीजें निकाल लें। एक हफ्ते बाद जब आप हमारे सामने बैठेंगे, आप हमको कहेंगे सर मेरी सिटिंग कैपेसिटी 8 to 10 आवर्स की हो गई है, ठीक। उस समय आप हमसे बात करेंगे, हम आपको ये चीज जो मैंने कहा रिवीजन प्लस 2 घंटे में हम कैसे पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा रिटेन कैसे करें, वही चीज मुझे आपको बतानी है। जहां तक बात आती है एग्जाम में फॉर्मेट बनाने की, फॉर्मेट किस तरह से यूज करें, वो अलग सेशन है। अभी आपको केवल ये समझना है कि हमको तैयारी कैसे करनी है और कितने ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम रिटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें अपने पहले क्या है, हमको पढ़ाई करनी है, पहले एक माहौल बनाना है पढ़ाई का, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई का माहौल बन गया, अब तैयारी कैसे करनी है वो दूसरा स्टेप है। तीसरा, एग्जाम में कैसे करना है। 3 चीजों पर हमारा एग्जाम बेस्ड होता है। कितनी चीजों पर, ढंग से सुनेंगे, कितनी चीजों पर? प्रिपरेशन, जिस फेज की बात मैं आज कर रहा हूं, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। प्रिपरेशन के बाद आता है प्रैक्टिस, दिस इज योर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज योर रिवीजन। तो प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है, रिवीजन करता है, प्रैक्टिस नहीं करता, पढ़ना ना पढ़ना बेकार है। कई लोग कहते हैं मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है लेकिन उनका रिवीजन नहीं है। कई लोग कहते हैं तैयारी पूरी हो चुकी है, केवल रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, तो भी बेकार है। तो हमें 3 फेज पे जाना है, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और रिवीजन। बात समझ में आई? किसी एक स्टेप को अगर हमने मिस कर दिया, स्किप कर दिया, हमारा एग्जाम नहीं निकलने वाला है, या निकलेगा भी तो बहुत कम मार्क्स से निकलेगा, जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हो पाएगा। मेरा सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, बिलीव नहीं करेंगे, हमने 15-20 दिन कोई पढ़ाई नहीं की, सीधे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए थे। मैं ये स्टोरी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, पूरी की पूरी आप हमें याद दिलाएंगे। 20 दिन बाद डायरेक्ट मैंने एग्जामिनेशन हॉल में स्टडी की, मतलब एग्जाम का पेपर दिया था। फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स है। और एक वर्ड आया है नया मार्केट में, आपको शायद मालूम ना हो, मैथ आफ्टर मैथमेटिक्स, सुना है आपने? नहीं सुना है? नहीं सुना है ना? इसका मतलब होता है आफ्टर मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि इधर 2-4 दिन से ये वर्ड, एक हफ्ते से बार बार मेरे सामने आ रहा था डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट इवेंट। अनप्लीजेंट इवेंट यानी कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके फेवर में नहीं थी। तो ये आफ्टर मैथमेटिक्स, तो यस आई वाज फेसिंग द सेम थिंग ओवर देयर एट दैट टाइम, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण मेरे 15-20 दिन बिल्कुल वो इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं हो पाई। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बैठा, तैयारी ऐसी थी, डेली एक जो जो बंदा डेली 4 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स को फेंक सकता है, अगर मैंने 20 बार 20 दिन रिवीजन नहीं किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही चीज आपको डेवलप करनी बाबू, और मैं कुछ नहीं बता रहा, चिंता ना करें। ये 3 फेज हैं। पहला प्रिपरेशन, आज मुझे आपको प्रिपरेशन फेज में लाना था। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे हाँ कैसे हमको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो चीज होती जा रही है उसको साथ साथ प्रैक्टिस कैसे करें और रिवाइज कैसे करें। बात समझ में आई? हाँ, कुछ और डाउट हो प्रिपरेशन को लेकर के तो पूछें, नहीं तो मैं टाटा बोलूंगा, पूछना हो पूछ लें। बोलिए, पहले निशिकांत जी बता दीजिए आप। कल से कैपिटल गेन 8:30 पर चलेगा, चिंता मत करें, 8:30 पर कैपिटल गेन चलेगा। हाँ हाँ, इसी में ही हम उसको चेंज कर देंगे, ग्रुप का नाम ऊपर से चेंज कर देंगे। और दूसरी बात ये, कुमारी रानी बाबू आप उसमें अटेंड करिएगा। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत बाबू हो तो पूछ लें, नहीं तो हम टाटा बोलें।
आप लोग के भी खाने पीने का समय हो रहा होगा। हाँ बोलिए, बोलिए बाबू। हाँ, फर्स्ट लेक्चर चलेगा कल। बहुत बढ़िया बाबू, इतने इतने इतने। अगर 2 महीने पहले आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, यानी आपकी 80% प्रिपरेशन आपके हाथ में होनी चाहिए 2 महीने पहले। 80% प्रिपरेशन आपके हाथ में होनी चाहिए 2 महीने पहले। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खलिहर होते हैं, मीन्स खाली होते हैं। जो खाली होते हैं उनकी प्रिपरेशन एग्जाम के एटलीस्ट 2 महीने पहले होनी चाहिए, और जो लोग ट्रेनिंग में रहते हैं उनकी प्रिपरेशन 3 महीने पहले से स्टार्ट होती है। जैसे सीएमए वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका एग्जाम के 2 महीने पहले तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। सीए स्टूडेंट्स की बात करूं, डायरेक्ट एंट्री वालों का, तो उनका 3 महीने में ही तैयारी स्टार्ट होता है। जीरो से हीरो बनने तक का सफर उसी 3 महीने में होता है। बोले बाबू। भाई एग्जाम के 3 महीने, आपको मैंने क्या कहा, जो टाइम, ये मेरा टाइम है, इस समय मैं बैठकर जब आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा टाइम है, कोई नहीं छीन सकता। मैं पढ़ूंगा अपने पढ़ाई को, लेकिन हाँ एग्जाम के 3 महीने पहले तो मेरा पूरा रहना चाहिए, चाहे वो सीए मुझे छुट्टी दे या ना दे। वो 3 महीने मेरे हैं, वो 3 महीने मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, और कुछ? बस ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट।